फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम 8th क्लास का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गया हूँ, जो कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद चैप्टर का नाम है और चैप्टर नंबर 4 है। तो चौथा नंबर चैप्टर का मैंने पार्ट ए करवा दिया था, यह पार्ट बी है, ठीक है ना। तो ध्यान से इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, हमने 124 तक करवा दिया था, 125वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है ना। एक फर्स्ट चैप्टर से लेकर के लास्ट चैप्टर तक जाएगा, चाहे जितना क्वेश्चन बन जाए, ठीक है ना। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति मतलब जब हमारा देश आज़ाद हो गया था, स्वतंत्रता मिल गई थी, उसके बाद जो राष्ट्रपति बनाया गया था मित्र, वह बना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। और अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आप जानते हैं कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है, इनको उपराष्ट्रपति का पद दिया गया, ठीक है। उपराष्ट्रपति का इनको पद दिया गया था और यह 10 वर्षों तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति रहे, लगभग 1952 से लेकर के 1962 ईस्वी तक। उसके बाद इन्होंने राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुआ और राष्ट्रपति में इन्होंने जीत हासिल की और सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया। तो 62 और 5 67 1967 ईस्वी तक इन्होंने राष्ट्रपति के पद पर भी रहा, ठीक है ना। तो यह इनका कार्य अवधि रही है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सज़ा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है, ठीक है ना। तो किसी भी अभियुक्त को फांसी की सज़ा को बदलने या माफ़ करने का जो अधिकार दिया गया है, वो राष्ट्रपति को दिया गया है। किसको दिया गया है मित्र? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति फांसी की सज़ा को माफ़ कर सकती है या फिर बदल सकती है, अर्थात फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास या 20 वर्ष की सज़ा, 14 वर्ष की सज़ा, 5 वर्ष की सज़ा या कैसी भी सज़ा दी जा सकती है या राष्ट्रपति के द्वारा, या फिर पूर्णतः माफ़ भी की जा सकती है। फांसी की सज़ा को भी, फांसी की सज़ा को माफ़ करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को ही प्राप्त है और किसी व्यक्ति को नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्षों तक राष्ट्रपति रहे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वह कितने वर्षों तक राष्ट्रपति रहे? तो आप यह अनुमान लगा सकते हैं मित्र कि कितने वर्षों तक यह राष्ट्रपति रहे। तो 5 हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह काफ़ी दिन तक रहे थे, मतलब 12 वर्ष तक ये रह लिए थे, ठीक है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 12 वर्ष तक ये राष्ट्रपति रहे थे। उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो उपराष्ट्रपति के संबंध की अगर मैं बात करूं तो वह लोकसभा का पदेनाध्यक्ष होता है, वह राज्यसभा का पदेनाध्यक्ष होता है, हाँ ये हो सकता है। वह लोकसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, तो गलत मानी जाएगी। वह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का पदेनाध्यक्ष होता है, तो ये भी गलत मानी जाएगी। तो फिर आखिर सही कौन सी माना जाएगा? तो हमने तो बतलाया मित्र कि वह राज्यसभा का पदेनाध्यक्ष हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, जब उपराष्ट्रपति जब चुन लिए जाते हैं, तो राज्यसभा का उन्हें सभापति बना दिया जाता है और उन्हें पदेनाध्यक्ष के रूप में वर्क करने का मौका मिलता है। 129 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन कहता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था का जो सदस्य होता है मित्र, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य होंगे क्या? संसद के दोनों सदनों का सदस्य होगा क्या? राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य होंगे क्या, या फिर राज्यसभा के सभी सदस्य होंगे? इसमें कौन सा सही उत्तर हो जाएगा मित्र? इसमें सही उत्तर होना चाहिए कि संसद के दोनों सदनों का सदस्य होती है, क्योंकि इन लोगों का चुनाव जो होता है इसी तरह होती है। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव करने वाली जो निर्वाचन संस्था होती है, उसमें संसद के दोनों सदनों का सदस्य
और अगर हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो उसमें संसद के दोनों सदनों का निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये मिलकर के चुनते हैं राष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति की जहाँ तक सवाल आती है तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो है से चुनते हैं। अब अगर मैं बात करूं मित्र कि अगला क्वेश्चन की ओर, तो 130 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति पद के योग्यता के संबंध में क्या सही है। तो उपराष्ट्रपति पद के योग्यता के संबंध में जो सही है मित्र कि वह भारत का नागरिक हो। यह बात तो सही है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। तो वह कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो, ये भी राइट है। राज्यसभा के सदस्य होने की योग्यता रखता हो, तो ये भी तो सही होना चाहिए। किसी लाभ के पद पर न हो, ये भी सही है। तो अर्थात इनमें से सभी होगा, ठीक है ना। तो इस योग्यता को आप ध्यान में रख लीजिएगा। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है। तो उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की जो अधिकतम आयु होती है ना मित्र, वह तो किसी सीमा में बंधा हुआ नहीं है। न्यूनतम उम्र हो सकता है कि 35 वर्ष, लेकिन अधिकतम उम्र आप जब तक जिंदा है तब तक आप उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आप लड़ सकते हैं, है ना। आपके साथ कोई भी समस्याएं नहीं आएगी। और एक बात और रहती है मित्र कि उपराष्ट्रपति के लिए 25 प्रस्तावक और 25 अनुमोदक होना जरूरी होती है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है मित्र। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। चूँकि जनता तो चुनती नहीं है और जनता नहीं चुनती है तो अप्रत्यक्ष रूप से ही होगी ना चुनाव। ये तो सिंपल सी बातें हैं। और बार बार ये उपराष्ट्रपति आ रहा है, तो हम बतला देना चाहते हैं कि उपराष्ट्रपति का जो पद है हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 63 में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद नंबर 63 में उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन है और अनुच्छेद नंबर 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होंगे, यह बात कही गई है। अनुच्छेद नंबर 133 की अगर मैं बात करूं तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए। तो 25-25 में होना चाहिए। क्या यह 25-25 सही रहेगी, लेकिन इसके लिए तो होना चाहिए मित्र 20-20 होना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा, मुझे ध्यान में लगा कि आधा आधा होना चाहिए, हालांकि 20-20 होना चाहिए। मैंने लगातार बोलता चला गया। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक अनुमोदकों की संख्या कम से कम 20-20 होना चाहिए, ठीक है ना। दिमाग में बैठा रहता है तो बोला जाता है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का क्रमशः कितना प्रति माह वेतन मिलता है। वेतन ही है ना, वेतन प्रति माह कितना मिलता है राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के लिए। तो राष्ट्रपति के लिए 5 लाख वेतन और उपराष्ट्रपति के लिए 4 लाख वेतन। अरे कहीं तो है ही नहीं। राष्ट्रपति के लिए 5 लाख वेतन और उपराष्ट्रपति के लिए 4 लाख वेतन। 5 लाख 4 लाख, इसका मतलब नॉन ऑफ दिस फिर करना पड़ेगा। 5 लाख और 4 लाख होना चाहिए, ठीक है ना। 5 और 4 लाख वेतन है इसका, ध्यान में रख लीजिएगा मित्रों। राष्ट्रपति के लिए 5 लाख और उपराष्ट्रपति के 4 लाख। तो इस तरह से 134 नंबर क्वेश्चन तक खत्म हो गया। और अब हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यकाल तो 5 वर्ष की होती है ना। तो 5-5 वर्ष ही सही मानी जाएगी, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ आखिर कौन दिलाता है। तो उपराष्ट्रपति पद की गोपनीयता की अगर शपथ की मैं बात करूं तो वह तो राष्ट्रपति दिलाती है। कौन दिलाती है, राष्ट्रपति दिलाती है। और अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ने की कोशिश करेंगे कि उपराष्ट्रपति तो अपना त्याग पत्र किसे देता है। तो उपराष्ट्रपति जो है से अपना त्याग पत्र किसको दे देगा, तो राष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा। सिंपल सी तरीका है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है। तो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन मिलता है। तो 4 लाख रुपया हमने बतलाया ही था, 4 लाख रुपया मिलती है। हालांकि यह क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए थी, है ना। अगर मैं बात करूँ 4 लाख है ना जी, काई दहान सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ठीक है। काई दहान सैकड़ा हज़ार 10,000, ये तो 40,000 है। अच्छा, ये कन्फ्यूजन करने के लिए दी गई है। 4 लाख रुपये ये होना चाहिए, ठीक है।
तो इस बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे मित्र, वह कौन थे? तो हमने बतलाया ही था कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए बनाया गया था, ठीक है ना, 1952 में। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में मैंने बतलाया ही था कि कब राष्ट्रपति बने थे मित्र, वह 1967 से बने थे, जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब राष्ट्रपति पद से हट गए थे, उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति के पद ग्रहण किए थे। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो ये किए थे न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। कौन किया था? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। समझ गए ना? अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व, पूर्व मतलब पहले होता है, और पदावधि मतलब होता है पद का अवधि, पद का समय, है ना, मतलब कार्यकाल। अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? पदावधि को पूर्व आखिर किसको अधिकार यह दिया गया है मित्र कि उसके पद से हटाई जा सकती है? तो यह तो अधिकार है उच्चतम न्यायालय को होना चाहिए, नियमतः होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए, हालांकि राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद के द्वारा अगर महाभियोग लगती है, तो उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति को भी हटाने के लिए संसद के द्वारा ही हटाई जा सकती है। चूँकि उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति होती है। तो ऐसा नहीं है कि राज्यसभा के सदस्य ही अकेले उपराष्ट्रपति को हटा सकते हैं। इसलिए क्योंकि जब उपराष्ट्रपति के चुनाव होता है तो संसद के तो दोनों सदस्य भाग लेते हैं, तो फिर हटाने का अधिकार सिर्फ एक सदन को कैसे मिल सकता है? अर्थात दोनों सदन से मिलेगी, अर्थात हम संसद बोल सकते हैं कि संसद इसे हटा सकती है। तो इसलिए सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? आखिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद बनने से पहले आखिर क्या थे? तो यह थे राजदूत, है मैसेंजर, है ना। सोवियत संघ रूस को कहा जाता है। तभी तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब रूस में गए थे तो स्टालिन उनसे बहुत प्रभावित हुआ, समझे। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी आश्चर्यचकित रह गए कि रूस के राष्ट्रपति और यह साधारण से रूम में रहकर अपना काम कर रहा है और राष्ट्रपति भवन को छोड़कर, और इसकी पत्नी एक साधारण कंपनी में वर्क करके आती है। मतलब इस तरह की आश्चर्यता उनके अंदर। जबकि स्टालिन एक ऐसा तानाशाह कह सकते हैं व्यक्ति कि अगर उसके राज्य में अगर एक सुई भी गिर जाए तो कोई उठा नहीं सकता था, जहाँ है तहीं रहता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति उसके राज्य में किसी का गिरा हुआ सामान ले ले, अगर किसी का सामान अगर चोरी कर ले तो उसे सीधा गोली मार दी जाती थी, मतलब सजाए मौत थी। इसलिए कोई ऐसा करने की कोशिश ही नहीं करता था। ऐसा था स्टालिन, वहाँ का रूस का शासक। हालांकि रूस के शासक जो स्टालिन था उसकी मृत्यु 1953 ईस्वी में हो गई थी, ठीक है। 1953 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी और रूस जो है से 1990 से 91 आते आते विघटन हो गया, ठीक है ना। उनकी स्थिति खराब हो गई। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो योजना आयोग के आप जानते हैं कि अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी होते हैं, ठीक है। योजना आयोग के तो नाम बदल करके नीति आयोग में भी परिवर्तित कर दिया गया है 2015 से। भारत के प्रधानमंत्री का जो पद है संविधान द्वारा गठित है क्या?
परंपराओं पर आधारित है क्या? परंपरा पर ही कौन नतीजा है भाई कि परंपरा पर आधारित रहा है? ये भी मजाक वाला चीज़ होता है क्या? देखिए, संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक द्वारा गठित ऐसे कैसे यार? उपयुक्त सभी असत्य है? नहीं, सभी असत्य तो हो ही नहीं सकता। तो अगर ही नहीं हो सकता, तो फिर तो यही हो सकता है, संसद के द्वारा गठित है। भारत के प्रधानमंत्री का जो पद है संसद के द्वारा गठित की गई, ठीक है ना? संसद के द्वारा कह रहे हैं, संविधान के द्वारा गठित है, तभी तो अनुच्छेद नंबर 74 में इसका पद का वर्णन किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री महोदय जी नियुक्त होते हैं या फिर निर्वाचित होते हैं या मनोनीत होते हैं या चयनित होते हैं। तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उसे क्या किया जाता है? उसे तो राष्ट्रपति नियुक्त करती है, राष्ट्रपति तो इसे नियुक्त करती है ना जी। तो इसलिए ये ऑप्शन राइट होगा। अच्छा, नियुक्त और निर्वाचित में क्या अंतर है? नियुक्त मतलब होता है किसी एक व्यक्ति द्वारा चुना जाना, और निर्वाचित का मतलब होता है एक से अधिक व्यक्ति द्वारा, है ना, चुना जाना। तो मतलब एक से अधिक व्यक्ति कहने का मतलब क्या हो? निर्वाचन होगा, मतलब चुनाव होगी, ठीक है ना, जनता चुनेगी उसे। और नियुक्त मतलब एक व्यक्ति के द्वारा। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री क्या करती है? नियुक्त करती है। हाँ, भले जब जहाँ से सीट लड़ रही होगी वहाँ पे इनका निर्वाचन हुआ होगा। जैसे अगर एमपी के रूप में जब यह कार्य कर रहे होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब संसद के सदस्य के रूप में किसी क्षेत्र से जब लड़ रहे होंगे, तो उस वक्त तो निर्वाचन हुई। लेकिन तू तो एमपी के रूप में निर्वाचन हुआ ना। लेकिन उनमें से जो प्रधानमंत्री जो चुना जा रहा है वो तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति आखिर करता कौन है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है ना। लोकसभा अध्यक्ष गलत, राज्यसभा का सभापति नहीं, क्योंकि राज्यसभा का सभापति तो उपराष्ट्रपति ही होते हैं, तो कैसे करेंगे? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है ना। लोकसभा अध्यक्ष ही बतलाता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है, धन विधेयक है कि नहीं है, ठीक है ना। लोकसभा अध्यक्ष ही पता करते हैं। अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की। अब 146 नंबर क्वेश्चन है, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाला व्यक्ति, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पर आसीन होने वाला व्यक्ति आखिर यह कौन है? दिमाग लगाने की आप कोशिश कर सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत अगर जानकारी अगर रही होगी तो बतलाइए कौन सा। इंदिरा गांधी तो थी, अटल बिहारी वाजपेयी भी थी, और जवाहरलाल नेहरू की बात किया जाए तो ये भी थे, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि इनमें से तो सभी हो जाएगा। तो लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाला व्यक्ति इनमें से सभी था। समझिए कि नहीं? इनमें से क्या था? सभी था। अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? तो कितनी ही बार हो सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? जब तक जनता चाहेगी तब तक वोट देंगे, तब तक जीतेंगे, तब तक बनेगी। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आपको हम बतलाए थे कि योजना आयोग से बदलकर नीति आयोग बना दिया गया है, और जब योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री तो नीति आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री रहेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए तो 25 वर्ष होना चाहिए, क्योंकि जब लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष है तो प्रधानमंत्री के लिए भी तो 25 वर्ष ही चाहिएगा। 30 वर्ष राज्यसभा के लिए और 35 वर्ष राष्ट्रपति के लिए, और 21 वर्ष पंचायती राज व्यवस्था में जो मुखिया, वार्ड सदस्य, पंच, सरपंच, जिला परिषद, पंचायत समिति बनती है उनके लिए 21 वर्ष चाहिए कम से कम। नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य था? नहीं तो लोकसभा का सदस्य था और नहीं तो राज्यसभा का सदस्य था। तो इनमें से कौन था मित्र? क्या मोरारजी देसाई था? नहीं। क्या राजीव गांधी थे? नहीं। क्या विपिन सिंह थे? नहीं। पीवी नरसिम्हा राव थे, पीवी नरसिम्हा राव। और पीवी नरसिम्हा राव जब 1991 ईस्वी में जब पद ग्रहण किए थे तो इन्हीं की कार्य अवधि में हमारे देश में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का विकास हुआ।
लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण। उदारीकरण कहने का मतलब हुआ कि अगर विदेशी कंपनियां अगर हमारे देश में स्थापित करनी चाहती है तो टैक्स में उसे छूट दी जाएगी, ठीक है। और निजीकरण के मतलब होता है कि आप अपना निजी कोई भी चीज़ स्थापित कर सकते हैं, आपका निजी सामान आप रख सकते हैं, वो निजीकरण होती है। और वैश्वीकरण एक था जिसको ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। तो वैश्वीकरण के मतलब होता है कि आप विश्व स्तर के किसी भी सामान को आप खरीद सकते हैं और कहीं भी आप बेच सकते हैं, समझ गए ना। वैश्वीकरण के ही परिणति रही है कि हमारे देश में बहुत सस्ते आप लोग चाइनीज सामान ले लेते हैं, चाइना मोबाइल ले लेते हैं, चाइना छोटा मोटा हेलीकॉप्टर वा चाइना वाला ना होता है वो सब आता है ना, छोटा मोटा बहुत सारा चाइनीज सामान हमारे देश में छाए हुए हैं जो कि कम सस्ते मिलता है, इसलिए लोग ज़्यादा खरीद लेते हैं, है ना। तो मेड इन चाइना, मेड इन जापान, ये सब लिखा हुआ रहता है, आप देखिएगा उस पर। तो ऐसा व्यवस्था है कि आप किसी भी देश का सामान आप खरीद सकते हैं और कहीं भी आप बेच सकते हैं। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो प्रथम जो गैर कांग्रेसी सरकार जो बना था मित्र, क्या आपको याद है कि कौन बने थे? क्या याद है मित्र? कि बिल्कुल याद है। हालांकि चंद्रशेखर तो नहीं, चौधरी चरण सिंह नहीं, और जयप्रकाश नारायण ने तो जनता पार्टी का स्थापना किया था, और जो प्रधानमंत्री बना था उस वक्त मोरारजी देसाई बने थे, ठीक है ना। तो यही तो थे जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। और यह डेट है 1977 ईस्वी। 1977 ईस्वी का वह समय था जब गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी केंद्र में, अर्थात प्रधानमंत्री जी बने थे मोरारजी देसाई। हालांकि ज़्यादा दिन तक रह नहीं सका, 1979 तक रहा, उसके बाद 1980 में फिर से इंदिरा गांधी सरकार बना ली, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और जयप्रकाश नारायण ने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जब छात्र आंदोलन शुरू हुई थी। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाला व्यक्ति कौन था? सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होने वाला आखिर व्यक्ति कौन था? कौन ऐसा व्यक्ति था जो बहुत कम उम्र में प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया है? तो राजीव गांधी। मोरारजी देसाई नहीं, लाल बहादुर शास्त्री भी नहीं, और इंदिरा गांधी भी नहीं हो सकता है। इंदिरा गांधी से ज़्यादा तो राजीव गांधी जो थे, है ना। अगला क्वेश्चन है कि अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ गया था? तो बता सकते हैं मित्र कि अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ गया था? तो क्या मोरारजी देसाई थे, क्या चौधरी चरण सिंह थे, क्या श्रीमती इंदिरा गांधी थे, कि अटल बिहारी वाजपेयी थे? तो मोरारजी देसाई एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिस पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। कैसा प्रस्ताव लाया गया था? अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया था, और जिसकी वजह से मोरारजी देसाई को हटना पड़ा था। अभी तक अगला क्वेश्चन 154 नंबर, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई? तो 3 ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? तो संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन में सबसे पहले विकसित हुई। वास्तव में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? तो वास्तव में कार्यपालिका का जो समस्त सत्ता है ना, वह निहित होती है मंत्रिपरिषद में, मंत्रिमंडल में, प्रधानमंत्री में, या इनमें से सभी। यह होना चाहिए मंत्रिपरिषद। वास्तव में जो कार्यपालिका की समस्त सत्ता जो है वह मंत्रिपरिषद में निहित है। 157 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। तो कौन करते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के सदस्य, बारी बारी से। तो भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की जो अध्यक्षता करते हैं मित्र, वह कौन करते हैं? तो वह करते हैं मित्र प्रधानमंत्री जी, क्योंकि मंत्रिपरिषद का वैसे भी जो भी मंत्रिपरिषद में जो 3 तरह के मंत्री होते हैं, एक कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री और एक उप मंत्री, ठीक है ना। तो इस तरह से सी ऑप्शन हो जाएगा कि भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की जो बैठक की अध्यक्षता करते हैं
वो प्रधानमंत्री महोदय जी करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 157। और हम अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है? बतलाइए। जो मंत्रिपरिषद होता है निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन मतलब पद पर अवस्थित रहता है? क्या आप बतला सकते हैं मित्र? तो बात रहा मंत्रिपरिषद का, तो मंत्रिपरिषद तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। किसके प्रति उत्तरदायी होगा? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक है, जो भी कैबिनेट मंत्री बनती है वो मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ तो लोकसभा के ही सदस्य होता है। ठीक है, और कुछ राज्यसभा का भी सदस्य हो जाते हैं। और लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से अगर किसी का अगर सदस्य नहीं है तो अगर उसे मंत्री बना दिया गया है तो उसको 6 महीने के अंदर ही दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 159 नंबर क्वेश्चन, कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? तो लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, संसद का सदस्य। तो संसद में तो दोनों आ जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा, इसलिए सी ऑप्शन ही लगा देते हैं, संसद का सदस्य। क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? तो जरूर बन सकता है, जब मनोनीत कर ही दिया गया। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो उसे भी मंत्री बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की जो शपथ है वह तो आखिर जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके सलाह से तो राष्ट्रपति ही दिलाएंगे ना। गोपनीयता की जो शपथ है वो सलाह से कौन दिलवाएंगे? राष्ट्रपति दिलवाएंगे। जैसे बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा खाली दिमाग लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं कि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? तो हमने अभी तुरंत बतलाया था कि 6 महीना तक रह सकता है। अगर आप संसद के सदस्य नहीं हैं तो 6 महीना तक रहिएगा, और अगर आपने सदस्यता ग्रहण कर लिया दोनों सदनों में से किसी एक सदन का, तब तो आप रहिएगा। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होती है? तो 3 स्तर की होती है। एक कैबिनेट मंत्री होती है, उसके बाद राज्य मंत्री होती है, इसके बाद उप मंत्री होती है। ठीक है ना, तो इस तरह से क्रम होता है। कैबिनेट मंत्री बड़ा होती है, उसके बाद राज्य मंत्री होता है, उसके बाद उप मंत्री होती है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि क्या है। मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करता है? तो मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्र राष्ट्रपति जी। चूँकि मंत्रिपरिषद से पद त्याग करना है तो राष्ट्रपति के पास अपना लेटर देना होगा। संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% होता है संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या मंत्री की। आप लोग जानते हैं कि संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है ना? मंत्री सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या कितना होगा? तो मंत्रिपरिषद में जो सदस्य होते हैं उसका 15% होता है। समझ गए ना, जो मंत्री बनाई जाती है। चूँकि जब भी अब लोकसभा से चुन कर के आए सब के सब मंत्री थोड़े ना बन जाते हैं, तो लोकसभा के कुल संख्या का 15% बनता है सिर्फ मंत्री। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसके प्रति होगा? बतलाइए आप ही। मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? तो यह होगी मित्र किसके प्रति होगा? अच्छा, एक कोड में दिया गया है। तो लोकसभा के प्रति कि एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत कि अनुच्छेद नंबर 75 के 3 के अनुसार, कि अनुच्छेद नंबर 74 के अनुसार 74(3) के उपयुक्त में से कौन सा? तो 74 वाला तो होगा नहीं क्योंकि तो प्रधानमंत्री से संबंधित। तो लोकसभा के प्रति भी हो सकती है, एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत भी है ही, और अनुच्छेद नंबर 75 में बात कही ही गई है। तो 1, 2, 3 होना चाहिए, 1, 2, 3 के मतलब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर।
ये देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे वह मौलाना आज़ाद थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, जब देश स्वतंत्र हुआ था उस वक्त का शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद बने थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे यह बने थे मित्र गृह मंत्री बने थे। क्या बने थे मित्र? यह बने थे स्वतंत्र भारत का प्रथम गृह मंत्री। और सरदार जो बलदेव सिंह थे यह स्वतंत्र भारत के प्रतिरक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री जो थे सरदार बलदेव सिंह थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री की बात किया जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और स्वतंत्र भारत का प्रथम कानून मंत्री की बात किया जाए तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम चेट्टी थे। ये प्रथम वित्त मंत्री बने थे स्वतंत्र भारत के, ये द्वितीय वित्त मंत्री बने थे जॉन मथाई। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम चेट्टी थे। ठीक है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, इसको लिख देते हैं क्या? नन ऑफ दीज लिख देते हैं, है ना। इस तरह से चौथा चैप्टर कंप्लीट हुआ 8th क्लास का। और अब हम चलेंगे 5वां चैप्टर की ओर, न्यायिक व्यवस्था की ओर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है ना। और वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके बतलाइए कि यह कैसा रहा वीडियो। ठीक है। और अगर इस चैनल पर नया आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप PDF या इन्फॉर्मेशन के लिए अगर चैनल ज्वाइन होना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल तो सर्च कीजिएगा सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। सर्च करके नीचे ज्वाइन का बटन का ऑप्शन होगा, ज्वाइन पर टिप लीजिएगा, हमेशा के लिए ज्वाइन हो जाइएगा।